बिल्कुल चौंकाने वाला। एक 50 से अधिक उम्र के भारतीय व्यक्ति नेपाली पहाड़ों की गहराई में गया, एक जनजाति से मिला और 3 बहनों ने उनसे वंश को जारी रखने के लिए गर्भवती होने का अनुरोध किया। देखने से पहले कृपया सदस्यता लें और पसंद करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राजेश कुमार 50 से अधिक उम्र के एक भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने एक सफल मध्यम आकार की कंपनी के वित्त विभाग में काम किया, लेकिन उनकी शादी पहले ही टूट चुकी थी और उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का अनुभव किया था। एक दिन उन्होंने अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया और महसूस किया कि बहुत देर होने से पहले दुनिया घूमने का फैसला किया। उनके पास परिवार के लिए बहुत अधिक बंधन नहीं थे, लेकिन भारत से कभी भी वास्तव में बाहर नहीं निकलने के उनके अनुभव ने उन्हें और भी अधिक प्रेरित किया। तलाक के बाद उनका दिल जटिल और भ्रमित था, लेकिन 50 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार अपना बैग पैक किया और एक विदेशी यात्रा पर निकल पड़े। शुरुआत में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया या यूरोप पर विचार किया, लेकिन अचानक एक वृत्तचित्र में देखे गए नेपाली पहाड़ स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में तैरने लगे। क्षितिज वहां आकाश तक फैला हुआ था और लोग अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे थे। यह एक अछूती जंगली सभ्यता थी। राजेश कुमार उस परिदृश्य में खुद को डुबोना चाहते थे। वह एक अपरिचित जगह पर आजादी महसूस करना चाहते थे। एक परिचित ने उन्हें बताया कि नेपाल में शहरी क्षेत्रों के अलावा विशाल पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ इलाके भी हैं, जो यात्रा को बहुत मुश्किल बनाते हैं। हालांकि उन्होंने जितना सुना, उनकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। उन्होंने संयोगवश एक ऑनलाइन समुदाय में एक नेपाली अनुवादक से मुलाकात की। अनुवादक ने उन्हें बताया कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अभी भी कुछ अल्पसंख्यक जनजातियां हैं, जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। काठमांडू पहुंचने के बाद राजेश कुमार धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपने उपयोग के लिए एक कार किराए पर ली और भारत में तैयार किए गए अनुवादों और शब्दकोशों से कुछ सबसे बुनियादी नेपाली अभिवादन सीखे। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजी का प्रसार कम होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे हल करने का हमेशा कोई न कोई तरीका होगा। काठमांडू और आसपास के छोटे शहरों में कुछ दिनों तक घूमने के बाद उन्होंने अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में प्रवेश किया। जैसे-जैसे वह शहर से दूर होते गए, सड़कें जर्जर होती गईं और मोबाइल फोन का सिग्नल भी गायब हो गया। हालांकि राजेश कुमार ने चिंता के बजाय राहत महसूस की। ऐसा लग रहा था कि भारत में व्यस्त जीवन तलाक की प्रक्रिया में लगे घाव और लोगों की निगाहें गायब हो गई हैं। अब केवल वह और यह विशाल भूमि बची थी। बिना पक्की सड़कों पर कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद अचानक एक उजाड़ दृश्य सामने आ गया। तेज हवा चल रही थी, धूल उड़ रही थी और दूर कुछ पहाड़ियों के अलावा किसी भी गांव का कोई संकेत नहीं था। वह कुछ मात्रा में भोजन, पानी और वाहन ईंधन लेकर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई गांव कब या कहां दिखाई देगा। एक हल्की सी डर की भावना चुपके से आ गई कि शायद वह पहाड़ के केंद्र में अकेले रह गए हैं। हालांकि वह निकलने के पल से ही जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा है। पहाड़ों में घूमने वाले भेड़िए या जंगली कुत्ते, अस्थिर मौसम, रास्ते में खो जाने वाली दुर्घटनाएं, इनमें से कोई भी आसान नहीं था। राजेश कुमार ने एक बार फिर कार में मानचित्र खोला और यह पता लगाने की कोशिश की कि कोई जात भौगोलिक नाम हो सकता है,
लेकिन उन्होंने सटीक स्थिति की भावना भी खो दी और ऊबड़-खाबड़ इलाके से भ्रमित हो गए। उस निर्जन मैदान पर जहां एक सुई गिराना भी मुश्किल है, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति पर विश्वास करने और आगे बढ़ने का फैसला किया। एक दोपहर आधे दिन और गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने दूर कुछ छोटे धब्बे देखे। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह कुछ झोपड़ियों से बनी एक छोटी सी बस्ती है। राजेश कुमार गर्म धूप से थके हुए थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। अगर यह नेपाली खानाबदोशों द्वारा बसाया गया झोपड़ियों का समूह था, तो कम से कम उन्हें लोग पानी और सोने के लिए एक जगह मिल जाएगी। जैसे ही उन्होंने पास गाड़ी चलाई, उन्होंने देखा कि लगभग 8 झोपड़ियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। बकरियां और भेड़ें पास में चर रही थीं और लोगों ने उनकी ओर देखा। राजेश कुमार धीरे-धीरे कार से उतरे और उनसे अनाड़ी नेपाली में अभिवादन किया। उन्होंने उनसे अंग्रेजी में अभिवादन करने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि अंग्रेजी समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी। हालांकि यह पूरी तरह से अजनबियों को भगाने का माहौल नहीं था। कुछ लोग पास आए और उन्हें साथ चलने का इशारा किया। उस रात उन्होंने अनाड़ी संचार के माध्यम से संकेत दिया कि वह एक भारतीय व्यक्ति हैं और यात्रा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आश्चर्य जताया और उन्हें भुना हुआ भेड़ का बच्चा और चिया चाय दी। राजेश कुमार बहुत आभारी थे और उन्होंने उन्हें कुछ भारतीय मिठाई, स्नैक्स और छोटे स्मृति चिन्ह दिए, जो वे अपने साथ लाए थे, और अनाड़ी ढंग से अपनी सद्भावना व्यक्त की। यह गांव एक बहुत छोटी जनजाति थी। उन्होंने खुद को कुसुम कहा और कहा कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र के केंद्र में खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। राजेश कुमार विवरणों को नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने नेपाली शब्दों को कुछ अंग्रेजी शब्दों और उनके हाव-भावों के साथ मिलाकर उनके अस्तित्व का अनुमान लगाया। गांव में लगभग कोई युवा पुरुष नहीं थे। ज्यादातर बच्चे, मध्यम आयु वर्ग की और वृद्ध महिलाएं और बूढ़े लोग थे। उस रात जब वह झोपड़ी के किनारे पर सो रहे थे, तो उन्होंने सोचा, युवा पुरुष क्यों नहीं हैं? हो सकता है कि वे शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चले गए हों, या इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। राजेश कुमार बिना किसी विशेष संदेह के साथ जैसा था, वैसा ही करते रहे। वह अभी भी यहाँ 1-2 दिन रुकने और फिर निकलने के बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह ग्रामीणों ने उन्हें पूरे गांव में दिखाने का सुझाव दिया, लेकिन राजेश कुमार ने पानी के कुओं और चरने वाले जानवरों के क्षेत्रों को दिखाने के लिए हाव-भावों का उपयोग करके मना कर दिया। हालांकि पूरी तरह से अनुवाद नहीं किया गया। फिर एक झोपड़ी के सामने उन्हें 3 युवा महिलाएं मिली, जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी 20 साल से अधिक की हैं, जो राजेश कुमार से बहुत छोटी हैं। वे एक जैसी दिखती थीं, लेकिन हर कोई एक अलग आकर्षण बिखेर रहा था। पहली घने काले बालों वाली आधी ऊपर की ओर बंधी हुई थी और लंबी और शांत दिख रही थी। दूसरी भूरे बालों वाली, प्रभावशाली चमकदार मुस्कान वाली बहुत जीवंत लग रही थी। तीसरी साफ-सुथरी चोटियां पहने हुए चुपचाप नजरें बदल रही थीं। बाद में उन्होंने सीखा कि तीनों बहनें हैं और उनके नाम कमला, पुष्पा और तारा हैं। गांव की एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, ऐसा लग रहा था कि वह बहनों को राजेश कुमार से परिचित करा रही है। जैसे ही राजेश कुमार ने उनसे अभिवादन किया, तीनों बहनों ने जिज्ञासा भरी नजरों से उन्हें देखा और मुस्कुराईं। विशेष रूप से दूसरी बहन पुष्पा ने अंग्रेजी का संक्षिप्त शब्द हेलो कह दिया और राजेश कुमार ने जवाब दिया, हेलो।
आपसे मिलकर खुशी हुई, जिससे हंसी की लहर दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, लेकिन बुनियादी अभिवादन संभव थे। इस तरह उन्हें स्वाभाविक रूप से बहनों से बात करने का मौका मिला। कमला शायद ही कभी अंग्रेजी बोलती थी, इसलिए अनुवाद करना मुश्किल था, लेकिन पुष्पा ने कुछ मदद की। वह बचपन में काठमांडू में कुछ समय के लिए गई थी और उसका अंग्रेजी से संपर्क हुआ था। तीसरी बहन तारा बहुत शर्मीली थी और शायद ही कभी बोलती थी, लेकिन उसने राजेश कुमार को एक अजनबी की तरह देखा। उस दोपहर राजेश कुमार ने बहनों के साथ पास के चारागाहों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों को पहाड़ में मवेशियों को हाँकते हुए भी देखा। पुष्पा ने सरल अंग्रेजी में गांव में जीवन समझाया। उन्होंने उल्लेख किया कि पुरुष कम थे और ज्यादातर युवा पुरुष चले गए थे, और थोड़ा-थोड़ा करके मुझे गांव की प्राचीन परंपराओं के बारे में बताया। राजेश कुमार उत्सुक थे। तो आप शादी कैसे करते हैं और बच्चे कैसे पैदा करते हैं? पुष्पा ने सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी जनजाति में एक विशेष रिवाज है। कभी-कभी हम विदेशी पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं ताकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके। विवरण बताना मुश्किल है। कमला भी उनके बगल में नेपाली में आपस में बात कर रही थी। फिर राजेश कुमार को शर्मीली मुस्कान दिखा रही थी। उस पल राजेश कुमार ने ठंडक महसूस की। विदेशी पुरुषों के साथ संबंध रखने और बच्चे पैदा करने का एक रिवाज। और इसके अलावा यहाँ 3 बहनें हैं और गांव में लगभग कोई युवा पुरुष नहीं है। उन्होंने एक हास्यास्पद कल्पना की कि वे शायद उनसे कुछ ऐसा करने का अनुरोध करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया। क्या ऐसा कुछ वास्तव में हो सकता है? मूल रूप से राजेश कुमार की योजना इस गांव में 1-2 दिन रुकने की थी और फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़ना था। हालांकि ग्रामीणों ने गर्मजोशी से आतिथ्य दिखाया था और वह पुष्पा के साथ थोड़ा-थोड़ा करके संवाद करते हुए और भी दिलचस्प कहानियां रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ और दिन रुकने, कार की जांच करने और कुछ आपूर्ति जमा करने का फैसला किया। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम अप्रत्याशित होता है, इसलिए कुछ समय के लिए आराम करना भी एक अच्छी बात थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। राजेश कुमार तीनों बहनों के और भी करीब आ गए। तीनों अविवाहित थीं और परिवार में शेष युवा महिलाओं में सबसे आशाजनक थीं। सबसे बड़ी बेटी के रूप में कमला जनजातीय बुजुर्गों द्वारा दिए गए पशुधन प्रबंधन और घर के कामों को जिम्मेदारी से और ईमानदारी से निभाती है। जीवंत पुष्पा बाहरी संस्कृति और शहरी जीवन के बारे में उत्सुक है, इसलिए वह लगातार राजेश कुमार से भारत के बारे में पूछती है और अपने सेल फोन पर संग्रहित तस्वीरें देखती है। सबसे छोटी तारा शांत है, लेकिन अक्सर कोमल मुस्कान और प्यारी आवाज के साथ पुष्पा से अनुवाद करने के लिए कहती है। तीनों बहनें हर दिन राजेश कुमार को झोपड़ी या गांव के चारों ओर आमंत्रित करती हैं। उन्हें अपने बगल में बैठाती हैं और उन्हें विभिन्न चीजें दिखाती हैं। उन्होंने घोड़े या बकरी की सवारी करने के तरीके, झोपड़ी के अंदर की संरचना, जलाऊ लकड़ी को संभालने की प्रक्रिया और नेपाली पारंपरिक भोजन दाल भात बनाने की प्रक्रिया को विस्मय से देखा, जिसका उन्होंने पहली बार अनुभव किया था। उनमें से कमला ने विस्तृत रूप से राजेश कुमार का मार्गदर्शन किया, जो प्रभावशाली था। सबसे बड़ी बेटी के रूप में उन्होंने एक-एक कदम करके समझाने की कोशिश की और राजेश कुमार को कमला के शांत रवैये के प्रति स्नेह महसूस हुआ। एक दिन
एक आकस्मिक बैठक में कई गांवों की महिलाओं और कुछ बुजुर्गों ने राजेश कुमार को देखा और हंसी के ठहाके लगाए। राजेश कुमार को कारण नहीं पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। उनके बगल में खड़ी पुष्पा ने हंसते हुए कहा, विदेशी पुरुष यहाँ बहुत कीमती हैं, खासकर जब से लगभग कोई युवा पुरुष नहीं है। ग्रामीणों को लगता है कि आप बहुत अद्भुत हैं। राजेश कुमार ने अजीब ढंग से मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि पुष्पा ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप अनुमति देते हैं तो हम अपने गांव में एक विशेष समारोह कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस कथन ने राजेश कुमार को स्तब्ध कर दिया। एक पल के लिए उनका दिल डूब गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। हालांकि जल्दबाजी में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा महसूस किया कि हो सकता है कि सभी बहनें उनकी संगति चाहती हों और बच्चे पैदा करना चाहती हों। कुछ दिनों बाद राजेश कुमार को तीनों बहनों के झोपड़ी में आमंत्रित किया गया। उससे पहले वह मुख्य रूप से एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े के झोपड़ी में रहते थे, लेकिन बहनों ने उनसे उस रात अपने झोपड़ी में लंबे समय तक बात करने का अनुरोध किया। कमला ने शहर में मुश्किल से मिलने वाली सामग्री का उपयोग करके एक विशेष सूप तैयार किया था। सूप भेड़ के बच्चे और सब्जियों से भरा हुआ था और इसका स्वाद उनकी अपेक्षा से बेहतर था, जिसने राजेश कुमार को प्रभावित किया। भोजन के बाद राजेश कुमार और तीनों बहनों ने थोड़ी मंद रोशनी वाले झोपड़ी में चाय पीते हुए एक उत्साहपूर्ण बातचीत की। पुष्पा अनुवाद करने की प्रभारी थी। फिर कमला ने अर्थपूर्ण नजरों से राजेश कुमार को देखा और सावधानी से अपना मुंह खोला। निम्नलिखित वह है जो पुष्पा द्वारा अंग्रेजी में मोटे तौर पर व्यक्त किया गया था। इस गांव में एक बहुत पुरानी पारिवारिक परंपरा है। चूंकि पुरुषों की संख्या बिल्कुल अपर्याप्त है, जब कोई बाहरी पुरुष आता है तो उसे कुछ हद तक अच्छा व्यवहार किया जाता है। यदि आदमी को यह पसंद आता है तो 3 बहनें या 2 बहनें आदि कई महिलाएं एक ही समय में उस आदमी के साथ संबंध बनाएंगी और बच्चे पैदा करेंगी। यदि वह आदमी चाहता है तो वह जनजाति में रह सकता है या जा सकता है। किसी भी मामले में बच्चे महिला और गांव समुदाय की जिम्मेदारी हैं। आदमी को यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि उसके बच्चे गांव में बोझ हैं। निश्चित रूप से यदि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करके रुकते हैं तो माहौल बेहतर होगा। राजेश कुमार ने यह कहानी सुनी और विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कहा, क्या वास्तव में ऐसी कोई प्रथा है? दुनिया में कुछ लोगों ने सुना है कि नेपाल के कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में भी ऐसा कभी-कभार होता है, लेकिन जब उन्होंने सीधे अनुभव किया तो यह बहुत अवास्तविक लग रहा था। लेकिन कमला ने जोड़ा, हम 3 बहनें हैं, हम में से प्रत्येक अकेले रहती है और वास्तव में कोई युवा पुरुष नहीं होने के कारण परिवार के लिए जीवित रहना मुश्किल है। मुझे पता है कि यह आपके लिए एक बोझ होगा, लेकिन यह बहुत अच्छा होगा यदि हम एक साथ बच्चे पैदा कर सकें। यह वास्तव में एक साहसिक प्रस्ताव था। एक नहीं, बल्कि 3 बहनें उनसे बच्चे पैदा करना चाहती थीं। राजेश कुमार को अजीब लग रहा था और उन्होंने खुद से कहा, मैं 50 से अधिक उम्र का हूं और यह भारत में बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं बाद में जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। पुष्पा ने यह सुना और कहा, हम आपको यहां रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक विकल्प है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ रह सकते हैं या आप जा सकते हैं।
हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। उन्होंने कुछ उम्मीद की थी, लेकिन सुनने के बाद भी उन्हें झटका लगा। तीनों बहनों ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ राजेश कुमार को देखा। तारा चुपचाप अपना सिर झुका रही थी और उसके कान हल्के से लाल हो रहे थे। तीनों की सूरत सुंदर थी और रंगत स्वस्थ थी, और जब उन्होंने नेपाली पारंपरिक कपड़े पहने थे तो उन्होंने एक विदेशी आकर्षण बिखेरा था। यह अविश्वसनीय था कि इस तरह की बहनें एक ही समय में उनसे बच्चे पैदा करना चाहती थीं, और यह गांव में स्वीकृत रिवाज था। राजेश कुमार ने आह भरी और कहा, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुरंत स्वीकार भी नहीं सकता। यह प्रस्ताव बहुत असामान्य है। कमला ने सिर हिलाया और कहा, हम आम तौर पर विदेशियों को ऐसा सुझाव नहीं देते हैं। वास्तव में बहुत पहले एक बाहरी व्यक्ति को इस तरह से एक बच्चा मिला और वह चला गया, लेकिन तब से बहुत लंबे समय से कोई आदमी नहीं आया है। इसलिए हम इस अवसर को भी नहीं गंवाना चाहते हैं। पुष्पा ने कहा, बोझ मत मानो। अगर आप सचमुच नहीं चाहते हैं तो आप अब की तरह जा सकते हैं। राजेश कुमार ने हिचकिचाया और कुछ समय मांगा। तीनों बहनों ने समझ में सिर हिलाया। कृपया थोड़ा और रुकें और अच्छी तरह से विचार करें, उन्होंने कहा। हालांकि गांव का माहौल ऐसा लग रहा था कि यह उम्मीद से भरा हुआ था, जैसे कि आखिरकार एक विदेशी पुरुष हमारे परिवार में आ गया हो। उन्होंने इस बात की छाप छोड़ी कि अगर वह कुछ और दिन रुकते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विवाह शादी आयोजित किया जाएगा। उनका दिल जटिल था। सबसे पहले वह पश्चिमी लोगों की तरह मुक्त प्रेम से परिचित नहीं थे। भारतीय सोच के अनुसार एक पुरुष का एक ही समय में 3 बहनों से शादी करना बेतुका है। इसके अलावा उन्हें चिंता थी कि अगर उनके वास्तव में बच्चे हैं तो वे बाद में जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। बेशक जनजाति पुरुषों को जाने की अनुमति देती है, लेकिन राजेश कुमार को इस विचार से पीड़ा हो रही थी कि क्या उन्हें अपने द्वारा पैदा किए गए बच्चों को त्याग कर जाना चाहिए। हालांकि पूरी तरह से इनकार करने पर भी राजेश कुमार की अपनी स्थिति एक समस्या थी। भारत लौटने पर उनका कोई विशेष संबंध नहीं है और कोई स्थिर नौकरी या संपत्ति नहीं है। अगर मैं यहाँ बस जाता हूँ और एक नया जीवन शुरू करता हूँ, तो नेपाली भाषा या जीवन शैली को अपनाना आसान नहीं होगा। लेकिन पहाड़ में स्वतंत्र रूप से एक परिवार स्थापित करना एक अनूठा विकल्प है। तीनों बहनें खूबसूरत हैं और उन्होंने गर्मजोशी से आतिथ्य दिखाया है। राजेश कुमार पहले से ही उनसे अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और गुप्त रूप से उनके लिए स्नेह विकसित कर रहे हैं। एक दिन कमला चुपके से उस झोपड़ी में गई जहां वह रह रहे थे। उस समय सभी सो रहे थे। कमला, जो दिन में कुछ गंभीर दिखती है, लेकिन जब वह रात में चुपचाप बात करती है तो वह आश्चर्यजनक रूप से स्पष्टवादी होती है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम 50 से अधिक उम्र के हो, लेकिन यह गांव में कोई समस्या नहीं है। महिलाओं और वृद्ध पुरुषों के साथ संयोजन हुआ है। हमें एक स्वस्थ बच्चे की जरूरत है ताकि परिवार आगे बढ़ सके और एक आदमी पर भरोसा किया जा सके। राजेश कुमार ने पलटवार किया, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा शरीर पहले जैसा स्वस्थ नहीं हो सकता। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी तरह से खत्म हो गए हो। कमला के साथ देर रात तक बात करने के बाद राजेश कुमार ने महसूस किया कि उनका दिल धीरे धीरे खुल रहा है। तीनों बहनों में से कमला में सावधानी और जिम्मेदारी का आकर्षण है, जैसे सबसे बड़ी बेटी में होता है। अगर मुझे यहीं रहना है तो मैं कमला के साथ मिलकर एक परिवार बनाने की कल्पना भी कर रहा हूँ।
उसके बाद कई दिनों तक पुष्पा राजेश कुमार के और भी करीब आने लगी। पुष्पा अंग्रेजी बोलती है, इसलिए वह हल्के-फुल्के अंदाज में कह सकती है, तुम मेरे साथ जा सकते हो। हम साथ में शहर जा सकते हैं। मैं भारत जाना चाहती हूँ। उन्होंने अचानक सुझाव दिया। वह भारत किस तरह का है, इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। राजेश कुमार इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान थे और उन्होंने पूछा, क्या तुम इस गांव को छोड़ सकती हो? पुष्पा अस्पष्ट रूप से मुस्कुराई और कहा, कमला गांव की रक्षा करेगी और तारा को अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं शहरों और विदेशों के बारे में उत्सुक हूं। तारा अब भी ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जब राजेश कुमार आसपास होते थे, तो उनका चेहरा जल्दी से लाल हो जाता था। फिर एक दिन जब वह दिन के दौरान पानी लेने गई, तो तारा ने अचानक राजेश कुमार का हाथ पकड़ लिया और उनके केवल दो होने पर चुपचाप मुस्कुराई। राजेश कुमार का दिल धड़क रहा था और तारा ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझे भी तुम पसंद हो। उनकी आवाज बहुत छोटी और कोमल थी। आखिर ज्यादा खास शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन उस पल उनका पूरा शरीर उत्तेजना से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि बिना शब्दों के भी उनके इरादे बताए जा रहे थे। राजेश कुमार ने अंततः अपने विकल्पों को दो तक सीमित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तीनों बहनों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और चले गए। उन्होंने कहा कि यदि कोई पुरुष नहीं है, तो बच्चों को पालना मुश्किल होगा और परिवार धीरे-धीरे घटता जाएगा। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे, उन्होंने उनके रीति रिवाजों का सम्मान किया और शादी कर ली। उसके बाद भी बच्चे पैदा होने के बाद बहनों और गांव समुदाय उनकी देखभाल करेंगे। इसलिए आपको बोझ लेने की जरूरत नहीं है। बेशक, आप उनके साथ रहने के लिए रुक सकते हैं। उनके दिल में उत्सुकता और एक अजीब आकर्षण बढ़ता रहा। अपने 50 साल के जीवन में उन्होंने ऐसे किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं की थी। भारत में सड़क के बीच में ऐसा करना बहुत अवैध है और एक पुरुष का एक ही समय में 3 बहनों से शादी करना बेतुका है। लेकिन यहाँ यह एक प्राकृतिक संस्कृति है। इसके अलावा तीनों बहनें शुद्ध और सुंदर हैं। वे सहानुभूति के मामले में बहुत आकर्षक हैं। सबसे बढ़कर राजेश कुमार खुद अपने पिछले काम के जीवन और वैवाहिक जीवन से थक चुके थे और एक नया जीवन खोजना चाहते थे। तो शायद यही नियति है। अंततः उन्होंने कमला के माध्यम से तीनों बहनों के प्रति अपना इरादा व्यक्त किया। यदि आप सचमुच ऐसा चाहती हैं और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं उस रिवाज का पालन करूंगा। तीनों बहनें इन शब्दों को सुनकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और अपनी आंखों को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबी अवधि का काम पूरा हो गया हो। राजेश कुमार ने सतह पर शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अंदर से धड़क रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? यह सोच उनके शरीर में समा गई। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मूल रूप से जब किसी परिवार के लिए ऐसी शादी आयोजित की जाती है, तो वे भोजन साझा करते हैं। जैसे कि एक साधारण त्योहार, पारंपरिक संगीत बजाते हैं और नृत्य करते हैं। यह मामला थोड़ा असामान्य है। एक पुरुष का एक ही समय में 3 बहनों से शादी करना दुर्लभ है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि परिवार का भव्य स्वागत किया जा सकता है। एक दिन पहाड़ के केंद्र में अलाव का एक बड़ा ढेर जलाया गया। परिवार के प्रतिनिधि, बुजुर्ग और महिलाएं एक घेरे में बैठे ढोल जैसे वाद्य यंत्रों को पीट रहे थे और बधाई के शब्दों का पाठ कर रहे थे।
गांव में लगभग 30 लोग इकट्ठा हुए और तीनों बहनों ने राजेश कुमार को घेर लिया और बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने पारंपरिक कपड़ों के समान कोट पहने हुए थे, हालांकि जटिल सजावट के बिना, लेकिन नेपाली शैली के चमकीले रंगों से सजाए गए थे। समारोह लंबा नहीं था। बुजुर्गों ने कुछ सरल बधाई के शब्द कहे और दूल्हा और दुल्हन ने राजेश कुमार को हल्का सा प्रणाम किया और फिर कप पकड़े हुए एक घेरे में घूम गए। राजेश कुमार ने गांव की पारंपरिक शराब राक्सी जैसा एक सुनहरा पेय भी पिया। उनका पेट गर्म हो गया। लोगों ने ताली बजाई, गुस्से से मुस्कुराए और ढोल की आवाज बढ़ती गई। मेमना रोटी और दाल भात तुरंत परोसी गई, जैसे कि एक साधारण प्यार हो, और कुछ लोग नृत्य कर रहे थे। उत्सव सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और राजेश कुमार तीनों बहनों के साथ गांव की तरफ अलग से तैयार किए गए झोपड़ी में चले गए। पहले से ही कई लोग यहां आ चुके थे और इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर चुके थे। उन्होंने इतनी बड़ी जगह बनाई थी कि तीनों बहनें और एक पुरुष एक साथ रह सकें। कमला, आज से आज को तुम हमारे साथ रहोगी, उन्होंने कुछ लाल चेहरे के साथ कहा और पुष्पा ने हंसते हुए कहा, अब से हम एक परिवार हैं, क्या यह अद्भुत नहीं है? तारा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, चंद्रमा की रोशनी और लालटेन की रोशनी झोपड़ी के अंदर चमकने लगी। तीनों बहनें एक एक करके राजेश कुमार के बगल में बैठीं। एक ऐसी रात जिसकी भारतीय सोच में कल्पना करना मुश्किल है। कमला ने एक किताब की ओर देखते हुए कहा, हम व्यवस्था या नियमों जैसी चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि आपको बस एक दूसरे को समझना है। मुझे उम्मीद है कि एक बच्चा होगा, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। राजेश कुमार ने नर्वस और उत्साहित दिल से सिर हिलाया। इस तरह उनका सहवास जीवन शुरू हुआ। शुरुआती कुछ दिन अपरिचित और सावधान थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिर हो गए। तीनों बहनें बारी बारी से राजेश कुमार के साथ रात बिताती थीं और वे एक साथ बातें भी करती थीं। कमला में एक गंभीर और अभिभावक जैसी भावना थी। पुष्पा जीवंत और आकर्षक थी और तारा शर्मीली थी। लेकिन अचानक उसने उन्हें एक दोस्ताना शारीरिक स्पर्श दिया। राजेश कुमार के लिए हर दिन एक दिल दहला देने वाला दिन होता था, यह नहीं जानते हुए कि क्या होने वाला है। लगभग 1 महीने बाद राजेश कुमार बहनों के साथ रहने लगे और गांवों के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। जब बहनों को पशुधन को खिलाने, झोपड़ी को बनाए रखने, पानी लेने और पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए संगठित किया गया, तो उन्होंने भी उनके साथ काम किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना कि अब वह पूरी तरह से हमारे परिवार के दामाद सन इन लॉ हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव का माहौल उनकी उम्र की परवाह किए बिना उन्हें भाई की तरह अपनाने की कोशिश कर रहा है। कभी-कभी कमला राजेश कुमार को पहाड़ में ले जाती थीं और घोड़े की सवारी का अभ्यास करती थीं। जब वह शांत रूप से घोड़े पर सवार होकर पहाड़ में दौड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि विशाल भूमि और आकाश एक हो गए हैं। राजेश कुमार को भारत में ऊंची इमारतों के बीच दबे होने का दृश्य याद आया और उन्होंने सोचा कि उन्होंने पहली बार इतनी आजादी महसूस की है। कमला को घोड़े की लगाम पकड़े हुए उनके बगल में खड़े होने का दृश्य मजबूत और अद्भुत दोनों था। उनके चेहरे पर एक शांत गर्व था। पुष्पा हमेशा मुस्कुराती रहती है और अक्सर राजेश कुमार से पूछती है, क्या आपके पास कोई भारतीय गाना है?
मुझे अपने स्मार्टफोन पर भारतीय पॉप संगीत वीडियो दिखाओ। चूंकि गांव में कोई इंटरनेट सिग्नल नहीं है, इसलिए केवल संग्रहित फाइलें ही दिखाई जा सकती हैं। पुष्पा ने दिलचस्पी से वीडियो देखे और खुशी से कहा, मैं भी ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। राजेश कुमार ने कहा, अगर मुझे भारत जाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। और वू वेन की आंखें चमक उठीं और चिल्लाईं, प्रॉमिस। तारा अभी भी शांत है, लेकिन कभी-कभी जब वह अकेले राजेश कुमार के साथ होते हैं, तो वह बहुत प्यारी हो जाती है। खासकर जब जलाऊ लकड़ी को संभालने या कपड़े धोने में मदद करते हैं, तो वे चुपचाप आते हैं और एक छोटा सा रुमाल, हैंडकरचीफ देते हैं और कहते हैं, क्या आप थक गए हैं? थोड़ा आराम करें। जब भी ऐसा होता है, तो राजेश कुमार अभिभूत हो जाते हैं। तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन वे सभी उन्हें देखभाल और प्यार दे रहे हैं। एक दिन कमला ने कहा कि उन्हें सुबह से मिचली और उल्टी हो रही है। शुरुआत में मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने गांव की एक बूढ़ी औरत से जांच करवाई। यह पता चला कि वह गर्भवती थी। कमला बिजली गिरने की तरह चौंक गई, लेकिन साथ ही उन्होंने राहत की अभिव्यक्ति भी दिखाई। आखिरकार एक बच्चे का जन्म हुआ। पारिवारिक परंपरा के अनुसार यह एक बहुत अच्छी बात थी वास्तव में। कमला खुद प्रसव के समय का इंतजार कर रही थी। कमला ने प्यार से भरे मजाक में राजेश कुमार से कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपने बीज सीड को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है। राजेश कुमार चौंक गए और सदमे में सोचा, क्या मैं सच में पिता बनने वाला हूं? उन्होंने सोचा कि चूंकि वह बूढ़े हो गए हैं, इसलिए इसकी संभावना कम है। लेकिन प्रकृति के रहस्यों के सामने मानव गणना बेकार है। लेकिन यह खुशी क्षणिक थी और कुछ दिनों बाद पुष्पा ने भी इसी तरह के लक्षणों की शिकायत की। पुष्पा ने मजाक में हंसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भी गर्भवती हूं। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने जांच की तो यह सचमुच गर्भवती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। राजेश कुमार कुछ देर के लिए गूंगे हो गए। कमला और पुष्पा की गर्भावस्था की पुष्टि हो गई, केवल आधे महीने के अंतराल पर। बहनें गले मिलीं और अपने पेट की मालिश करते हुए जयकार की। एक पारिवारिक उत्सव फूट पड़ा। सबसे छोटी तारा की भी लगभग 1 महीने बाद गर्भावस्था की पुष्टि हुई, जो ज्यादा देर तक नहीं चली। तीनों बहनों ने लगातार बच्चे पैदा किए। राजेश कुमार खुद को यह मानने से भी नहीं रोक सके कि यह संभव था। हालांकि वह 50 से अधिक उम्र के थे, लेकिन उनके न केवल एक बच्चा था, बल्कि 3 बहनों के बच्चे भी थे। बहिनी सच में एक चमत्कार हैं, उन्होंने कहा, और आभार व्यक्त करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। ग्रामीणों को उत्सव के माहौल में डुबो दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक ही बार में 3 बच्चों का जन्म बहुत अच्छा होता है, और उन्होंने बैलों ऑक्सिन को पकड़ने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। बुजुर्ग बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, इतना सुनहरा दौर बहुत लंबे समय से नहीं आया है। राजेश कुमार को लग रहा था कि पूरी दुनिया का ध्यान उन पर केंद्रित है। उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व और जिम्मेदारी की भावना भी महसूस हो रही थी। आखिरकार मैं इस जनजाति में भारी बदलाव ला रहा था। गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में सभी को मॉर्निंग सिकनेस, थकान और चक्कर आना का अनुभव हुआ। राजेश कुमार ने सावधानीपूर्वक उनकी देखभाल की। उन्होंने विभिन्न कार्यों को कम कर दिया और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि बहनों को आहार के मामले में कोई कठिनाई न हो, और गांव के बुजुर्गों द्वारा सिखाए गए प्रसव पूर्व देखभाल विधियों का पालन किया।
सबसे बढ़कर अंतर्देशीय गांव में शहरी अस्पताल के बजाय एक ही समय में 3 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करना मुश्किल था। हालांकि इस जगह पर बाहरी स्वास्थ्य देखभाल के बिना प्रसव कराने का एक दीर्घकालिक तरीका है। लोगों को यकीन था कि जिन महिलाओं ने दशकों से बच्चों को जन्म दिया है, वे बिना किसी बड़ी समस्या के ऐसा कर सकती हैं। बहनें ऐसा लग रहा था कि उनका दिल खुशियों से भर गया है। हालांकि उन्होंने शिकायत की कि जैसे-जैसे उनके पेट बड़े होते जाएंगे, उन्हें कुछ बेचैनी महसूस होगी। वे हर दिन एक साथ इकट्ठा होते थे और बातें करते थे और कहते थे, हम जल्द ही बच्चे पैदा करने वाले हैं। राजेश कुमार हर रात तीनों बहनों से बात करते समय जटिल भावनाओं को महसूस करते थे। जब वह खुश और उत्साहित महसूस करते थे, तो क्या मैं सच में हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला हूँ? यह सवाल बार-बार उठता रहा। बहनों ने कहा, आपको हमेशा के लिए रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर बच्चे पैदा होने के बाद कुछ सालों तक आप हमारे साथ रह सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। अपने दम पर निपटना बहुत मुश्किल है, उन्होंने ईमानदारी से कहा। तारा ने शर्मीले ढंग से कहा, मैंने शुरुआत में कहा था कि आप जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम तीनों चाहते हैं कि आप गांव में रहें। राजेश कुमार हिल गए। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए न जाने का वादा करता हूँ। कुछ और दिन बीत गए। कमला पुष्पा और तारा की लगभग 42 महीने से अधिक होने पर धूल भरी तूफान जैसी एक प्राकृतिक आपदा ने गांव पर हमला किया। झोपड़ी हिल रहे थे और जानवर डर गए और भाग गए। बहनों को एक भारी स्थिति में अराजकता को सहना पड़ा। राजेश कुमार ने तुरंत गाड़ी चलाई, बकरियों और भेड़ों को एक सुरक्षित जगह पर ले गए और झोपड़ी के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों को हटा दिया और अग्निशमन अभियान चलाया। इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने बिना किसी बड़ी क्षति के इसे पास कर दिया। लेकिन बहनों को इतना आश्चर्य हुआ कि वे जीवन और मृत्यु के बीच आगे पीछे होती रहीं। उस रात तीनों ने राजेश कुमार को गले लगाया और फुसफुसाया, तुम्हारे बिना हमारा क्या होता? राजेश कुमार ने अपनी बहनों को यह कहते हुए सांत्वना दी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दुनिया में किसी भी परिस्थिति में मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उन्हें और अधिक सराहा, क्योंकि 3 में से प्रत्येक एक बच्चा लिए हुए थी। पूरे गांव ने स्पष्ट रूप से उन पर निर्भरता दिखाई। अंततः प्रसव की तारीख करीब आ रही थी। सबसे पहले कमला ने पेट भरा होने पर दर्द महसूस किया और बूढ़ी महिलाओं ने झोपड़ी में साधारण प्रसव विधियों का उपयोग करके तैयारी की। राजेश कुमार के हाथ और पैर नर्वस रूप से कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कमला को भीषण दर्द से कराहते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है, जो वह कर सकते हैं। सौभाग्य से दशकों के अनुभव वाली बूढ़ी महिला ने पूरी प्रक्रिया का अच्छी तरह से नेतृत्व किया और कुछ घंटों बाद एक बच्चे के तेज रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे का जन्म हुआ था। कमला के बाल पसीने से अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को गले लगाया तो वे मुस्कुराईं। राजेश कुमार की आंखें भी गर्म हो गईं और वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। भारत में एक बार प्रसव कराने की उनकी यादें एक बार फिर उनके दिमाग में तैरने लगीं। लेकिन अब यह एक ऐसे बच्चे का जन्म है जो पूरी तरह से अलग वातावरण में, पूरी तरह से अलग महिला से पैदा हुआ है। वह एक असीम छोटे और रहस्यमय जीवन से अभिभूत थे। कुछ हफ्तों बाद पुष्पा ने भी इसी तरह की प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है
कि उनकी जीवंतता की तरह प्रसव पीड़ा के दौरान भी वह मजाक मिलाती थीं और कहती थीं, मुझे बचाओ, मैं मरने वाली हूं, जिससे लोग हंसते थे। शिशु के पैदा होते ही उन्होंने लगभग अपनी शक्ति खो दी थी, लेकिन जब उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो वह तुरंत होश में आ गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह मेरा बच्चा है। पुष्पा ने बच्चे की उंगलियों को सहलाते हुए आंसू बहाए। इस बार भी राजेश कुमार किनारे पर नर्वस होकर देख रहे थे, और जब यह सब सुरक्षित रूप से खत्म हो गया, तो उनके पैर लगभग घुटने टेकने वाले थे। अंत में सबसे छोटी तारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। 3 महीने के अंतराल पर तीनों बच्चों का जन्म हुआ। तारा ने प्रसव पीड़ा के दौरान ज्यादा आवाज नहीं की, क्योंकि उनके पास ज्यादा कहने के लिए नहीं था। इसके बजाय उन्होंने आंसुओं को रोक लिया, और जब भी बूढ़ी औरतें कहती थीं, आपको और अधिक जीवंत होना चाहिए, रोना मत, मुझे शक्ति दो, तो वह चुपचाप पालन करती थीं। और किसी बिंदु पर शिशु इस दुनिया में आ गया। तारा ने शिशु को गले लगाया और कहा, राजेश कुमार, आपने कड़ी मेहनत की, मैं सच में अद्भुत हूं, और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अंत में दूल्हा और दुल्हन ने एक एक करके के हर बच्चे को जन्म दिया। यह अलग अलग समय पर हुई जन्मों की एक श्रृंखला थी, लेकिन केवल कुछ महीनों में इस गांव ने बहुत खुशी मनाई और उत्साह की हद तक पहुंच गई। इतने कम समय में 3 बच्चों का जन्म बहुत अच्छा था, जिसका अर्थ है कि आने वाली पीढ़ियां और भी समृद्ध होंगी। उन्होंने उन्हें बधाई दी और कहा कि इस परिवार का जीवन और भी मजबूत हो गया है। राजेश कुमार ने एक पिता बनने की खुशी और जिम्मेदारी महसूस की। सच कहूं तो यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह 3 नवजात शिशुओं को पाल रहे थे। लेकिन चूंकि बहनें एकजुट थीं और गांव समुदाय ने मदद की, इसलिए चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही थीं। हर सुबह वह बच्चों के रोने से उठ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को प्यार से चूसते हुए देखा, तो उनकी थकान दूर हो जाती थी। अब दूल्हा और दुल्हन और राजेश कुमार एक ही झोपड़ी में रहते हैं और एक साथ 3 बच्चों की देखभाल करते हैं। चूंकि बच्चे हर रात बारी-बारी से उठते हैं, इसलिए तीनों बहनें बारी-बारी से एक बच्चे की देखभाल करती हैं। और कभी-कभी राजेश कुमार एक या दो को गले लगाते और शांत करते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसकी मैंने भारत में होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का एक ही झोपड़ी में रहना बहुत आम है। और चूंकि पूरा परिवार एक साथ बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, इसलिए यह इतना मुश्किल नहीं है। स्वाभाविक रूप से राजेश कुमार सुबह जल्दी बहुत व्यस्त हो जाते हैं। जब बहनें बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो वह गांव से बाहर लकड़ी काटने या पशुधन की देखभाल करने जाते हैं। राजेश कुमार वापस आते हैं, तो बहनें रिपोर्ट करती हैं, आपने कड़ी मेहनत की है, हमारे बच्चों की आज की स्थिति ऐसी ऐसी है। गांव के बुजुर्ग समय समय पर यह जांचने आते हैं कि बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं, और राजेश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वह सच में एक अद्भुत आदमी है। वह इतनी उम्र में भी कड़ी मेहनत कर रहा है। कभी-कभी पुष्पा भारतीय भजन भक्ति गीत गाकर बच्चों को सुलाती हैं। कमला एक वयस्क की तरह है। बच्चों का पालन पोषण करते समय भी वे जिम्मेदारी से योजना बनाती हैं और इस बारे में चिंता करती हैं कि उनके थोड़े बड़े होने पर कपड़े कैसे तैयार किए जाएं, या दूध या लस्सी दही पेय कैसे प्राप्त किया जाए। तारा चुपचाप बच्चों को देखती हैं, और किसी बिंदु पर वह चुपचाप राजेश कुमार से कहती हैं कि वह आभारी हैं कि उन्होंने इस परिवार के बच्चों को इस तरह गले लगाया है।
ऐसे दैनिक जीवन में राजेश कुमार को लगता है कि उनका पुनर्जन्म हो रहा है। उन्होंने भारत में तलाक, दर्द और ठहराव को त्याग दिया और पूरी तरह से एक अलग जगह पर एक पूरी तरह से अलग परिवार की स्थापना की। इसके अलावा, चूंकि एक ही समय में तीनों नवजात शिशुओं का जन्म उनके वीर्य बीज से हुआ है, इसलिए वह एक ऐसे बड़े परिवार का केंद्र बन गए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी-कभी मुझे सभ्यता की याद आती है। मुझे भारतीय भोजन, आरामदायक स्नान सुविधाओं और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में याद आता है, लेकिन बहनों और बच्चों की मासूम मुस्कान से अफसोस गायब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कोई कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं है, रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं है और कोई कंपनी मालिक नहीं है। निश्चित रूप से मुश्किल शारीरिक श्रम और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है, लेकिन यहाँ समुदाय में एक साथ रहने की एक गर्मजोशी है। नवजात शिशुओं के अधिक स्थिर होने और प्रसवोत्तर ठीक होने के साथ, राजेश कुमार ने गंभीरता से अपनी बहनों के साथ दीर्घकालिक निवास पर चर्चा करना शुरू कर दिया। अब जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो क्या हमें शिक्षा और सभी पहलुओं से शहरी जीवन पर विचार नहीं करना चाहिए? पुष्पा सकारात्मक रूप से सहमत हैं। मैं एक बार शहर में रहना और बच्चों को लिखना सिखाना चाहती हूँ। कमला सावधानी से सहमत है और कहते हैं, हमारे गांव में कोई स्कूल या अस्पताल नहीं है, इसलिए किसी बिंदु पर शहर में या कम से कम शहरों के पास जाना सही हो सकता है। तारा ने भी हल्के से सिर हिलाया। हालांकि समस्या पैसे, मनी और कानूनी मुद्दों की है। भले ही आप केवल नेपाल के अंदर घूम रहे हों, फिर भी आपको काठमांडू में घर या कमरा खोजना होगा और रहने का खर्च इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा, यदि राजेश कुमार भारत जाने पर विचार कर रहे हैं, तो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और बहनों के वीजा जैसी जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं एक मुद्दा हो सकती हैं। कमला ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन हम तीनों को एक ही समय में जाना होगा और 3 बच्चे भी हैं। उन्होंने सिर हिलाया। राजेश कुमार को लगता है कि अभी फैसला लेने का समय नहीं है। सबसे पहले आइए बच्चों को यहाँ बेहतर करें और जब वे थोड़े बड़े हो जाएं और घूम फिर सकें, तो फिर से विस्तार से इस पर चर्चा करें। मैं कुछ रुपए मनी तैयार करने के लिए भारत वापस जा सकता हूँ, या मैं पहले नेपाली शहरों में रह सकता हूँ, ये उन्होंने सुझाव दिया। बहनों ने इस बिंदु से सहमति जताई। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, अगर आपके लिए बच्चों का पालन पोषण करना असुविधाजनक हो जाता है, तो आप अकेले शहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम चाहते हैं कि आप रहें, लेकिन हम काम करते समय आजादी की गारंटी देते हैं। राजेश कुमार इन शब्दों से थोड़े प्रभावित हुए और दूसरी ओर उन्होंने खेद भी महसूस किया। भले ही वह एक दिन चले जाएं, क्या वे ठीक रहेंगी? हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे अनुकूलनीय हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से बाहरी पुरुषों को आते और केवल बच्चे छोड़ते हुए देखा है। अंततः राजेश कुमार और दुल्हने और नवजात शिशु एक ही छत के नीचे एक बड़े परिवार के रूप में रहते हैं और गांव का सामुदायिक जीवन जारी रहता है। जब शिशु 1 साल के हो जाते हैं, तो यहाँ शोर और कोलाहल होता है, लेकिन जब राजेश कुमार बहनों को बारी-बारी से उनकी देखभाल करते हुए देखते हैं, तो उन्हें खुशी होती है। यहाँ एक ऐसी शांतिपूर्ण पारिवारिक सद्भाव है जिसे मैं भारत में साकार नहीं कर सकता। इन दिनों वह कभी-कभी एक कार एसयूवी में शहर के पास जाते हैं, या कम से कम कस्बे में एक अस्पताल हॉस्पिटल में उन्हें टीका लगवाने वैक्सीनेट जाते हैं। हर बार जब तीनों बहनें और तीनों बच्चे उनके साथ जाते हैं, तो कार बहुत भरी हुई होती है।
अस्पताल में डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं, ओह, एक पिता के एक ही समय में 3 नवजात शिशु हैं। यह सच में अद्भुत है। राजेश कुमार की भाषा बहुत धारा प्रवाह नहीं है, लेकिन वह मोटे तौर पर संवाद कर सकते हैं, क्योंकि बहनें अनुवाद करती हैं। इस तरह वह धीरे-धीरे बाहरी सभ्यता के साथ भी बातचीत करते हैं। गांव में भी 3 बच्चों का जन्म हुआ है, इसलिए बहुत ऊर्जा है। वयस्क बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने लंबे समय से रोने की आवाज सुनी है और घर बच्चों से भरा हुआ है। राजेश कुमार भी अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि वे बिना किसी झिझक के गांव के कुछ लोगों के साथ लस्सी दही पेय साझा कर सकते हैं और मजाक कर सकते हैं। वह अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए रुकने वाले यात्री नहीं हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि वह अब एक सच्चे सदस्य हैं। कभी-कभी रात में वह झोपड़ी के सामने आग जलाते हैं और तारों से भरे आकाश की ओर देखते हैं। राजेश कुमार सोचते हैं, मेरा जीवन इस तरह कैसे आगे बढ़ा? मुझे एक ही समय में वह आजादी और नया प्यार और जिम्मेदारी मिली, जिसकी मुझे इतनी लालसा थी। तेज हवा में भी दुल्हनें उनके बगल में होती हैं और बच्चे झोपड़ी में सो रहे होते हैं, जो ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा आश्रय है जिसका दुनिया में किसी भी चीज से आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। शोरगुल वाली और जटिल सभ्यता बहुत पहले भुला दी गई है और नेपाल की भूमि और हवा उन्हें गले लगा रही है। कभी-कभी वह उदास महसूस करते हैं, क्योंकि वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब भी कम से कम इस जगह पर 3 पत्नियां और 3 बच्चे हैं, जिन्हें परिवार कहा जाता है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मेरा दिल गर्म हो जाता है और मैं जिम्मेदारी और आशा की एक नई भावना महसूस करता हूँ। यह परिवार दशकों तक जीवित रहेगा, जब तक कि बच्चे बड़े होकर वयस्क नहीं हो जाते, और यह अंतर्देशीय क्षेत्र उनकी देखभाल करेगा। राजेश कुमार खुद भी इस प्रक्रिया में खुशी का एक नया अर्थ खोज लेंगे। क्या वे सभी शहर जाने, भारत जाने या हमेशा के लिए पहाड़ में रहने के लिए निकलेंगे, यह अभी तक निर्धारित नहीं है। हालांकि जीवन हमेशा एक अप्रत्याशित रास्ते पर चलता है। महत्वपूर्ण बात अब भी की ईमानदारी और बंधन है। यदि राजेश कुमार और 3 बीजों और बच्चों ने पहले ही एक दूसरे में जड़ें जमा ली हैं, तो वे कहीं भी हों या कुछ भी करें, उनके एक परिवार होने का तथ्य नहीं बदलेगा। नेपाल के अंतर्देशीय क्षेत्र में मौसम क्रूरता से बहते हैं। सर्दियों में यह 0 से कई दसियों डिग्री तक पहुंच सकता है और गर्मियों में उच्च तापमान और धूल भरी तूफान से हमला होता है। खानाबदोशों ने इसके अनुकूलन कर लिया है और इसमें जीवन बिता रहे हैं। इसी तरह राजेश कुमार, उनकी तीनों बहनें और उनके बच्चे भविष्य में कई परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। हालांकि वे हाथ में हाथ डालकर इसे पार करेंगे। एक परिवार के नाम पर और नेपाली जनजाति के रीति रिवाजों और सामुदायिक भावना के साथ एकजुट होकर। अब नवजात शिशु झोपड़ी में रो रहे हैं। बहनें उनकी मदद करने में व्यस्त हैं और राजेश कुमार भी मदद करने के लिए उठते हैं। जब पुष्पा चिल्लाती हैं, आज मैं तुम्हें गले लगाने आई हूं, इसलिए तुम तारा के बच्चे को शांत करो। कमला कहती हैं, मैं खाना तैयार करती हूं। उनकी उपस्थिति किसी न किसी तरह शोरगुल वाली है, लेकिन यह एक परिवार का गर्मजोशी भरा और सामान्य दैनिक जीवन है। वहां एक सामान्य भारतीय परिवार के ढांचे से पूरी तरह से अलग उपस्थिति है, लेकिन यह ईमानदारी से भरी हुई है और किसी और की तुलना में एक दूसरे की अधिक परवाह करती है।
और संजोती है। जीवन इसी तरह चलता रहता है। नेपाल के अथाह पहाड़ की गहराई में सूर्यास्त पश्चिम में होता है और रात में चमकते तारे पूरे आकाश को ढक लेते हैं। इसके नीचे एक छोटी सी बत्ती जलाए गए झोपड़ी में एक 50 से अधिक उम्र का आदमी है जो कभी अलगाव में फंसा हुआ था, और एक दुल्हन जिसे अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। अब 3 और शिशु हैं जो अब भी इस दुनिया में आए हैं। यह परिवार, जो पहली नजर में अजीब लगता है, वास्तव में एक दूसरे से अनमोल रिश्ते में बदल गया है। अंत अब भी तक निर्धारित नहीं है। इस परिवार को कई कहानियों और विकल्पों का अनुभव हो सकता है, लेकिन राजेश कुमार ने एक बात महसूस की है। जीवन में केवल एक बार यदि आप किसी भी तरह से प्यार और एकता को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह पर्याप्त मूल्य का है। तीनों बहनों के साथ मुलाकात ने उन्हें वह आजादी दिलाई जिसकी उन्हें तलाश थी, और जिम्मेदारी का एक अलग रूप। यह उनके बाद के जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप विदेशियों की यात्रा से शुरू हुआ अपरंपरागत रिश्ता अंततः नेपाली अंतर्देशीय क्षेत्र में नई जीवन शक्ति लाया। बहनों में से प्रत्येक ने बच्चे पैदा करके सफलतापूर्वक अपने परिवार को जारी रखा, और ग्रामीणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। राजेश कुमार को भी गांव का सदस्य माना जाता है और धीरे-धीरे इस भूमि में जड़ें जमाते हैं। एक दिन भले ही बच्चे बड़े होकर व्यापक दुनिया का पता लगाने के लिए चले जाएं, पहाड़ में झोपड़ी में और नई बहनों के साथ बना समर्पण कभी नहीं बदलेगा। शायद किसी दिन राजेश कुमार बच्चों को भारत ले जाएंगे। उस समय आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं और कह सकते हैं यह असंभव है। एक आदमी और 3 बहनों से बच्चे हुए हैं। लेकिन क्या जीवन हमेशा एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य नहीं होता है? इस क्षण तारे पहाड़ पर चमक रहे हैं और झोपड़ी गर्मजोशी और परिवार की हंसी से भरा हुआ है। जीवन और क्या मांग सकता है आज देखने के लिए। धन्यवाद।